देखिए, आप देख सकते हैं कि जहां पर हम लोग खड़े हैं, रोड से ये मलबा उखड़ उखड़ के आ करके ये यहाँ पर सामने बिखरा पड़ा है। मैं रांची से लगभग 5 साढ़े 5 बजे के मॉर्निंग में लोहरदगा, वहाँ पर हमारे डेंटिस्ट हैं टी साहू जी, नाना जी लगते हैं, तो मैं उनके पास अपना अपॉइंटमेंट लिया था मॉर्निंग का। कितना समय था घटना का उस समय, कौन सा टाइम? 7:15 बजा होगा मॉर्निंग। अच्छा, जब बीच में आप फंसे थे तो उसके बाद आप अकेले थे या अगल बगल के कोई लोग भी थे? ये जिद में रहा कि वापस जाऊंगा तो बाइक के साथ जाऊंगा, और वही जिद मुझे मेरे जान पे आ बना। कैसे आप यहाँ से बाहर निकले उसके बाद? तुम बाइक के ऊपर था, बाइक बह गया, तो अब लगा मेरा बाइक बह गया, तो मैं तो बोल रहा है भगवान अब बचाइए, किसी दूत को भेजिए या खुद आइए बचाइए। लग रहा था कि मैं इस पानी में, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर तो हमारा बॉडी भी नहीं मिलेगा। भगवान तो स्वयं नहीं आते हैं ना, तो किन्हीं को दूत को भेजते हैं। इस मुझे बचाने के लिए अपने जीवन का भी परवाह नहीं किया, अपने मोबाइल का परवाह नहीं किया, और रस्सी बांधा भी नहीं सही से, और कूद पड़े रस्सी पकड़ के। बचाने के क्रम में उनका मोबाइल भी पानी में डूब गया, बह गया, उनका पेट भी काफी दब गया था रस्सी से। नमस्कार, आप सजीबुल अमान देख रहे हैं और हम लोग आज उस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं जो कि 27 तारीख को एक बहुत ही बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। आप इस नदी को देख सकते हैं। इस नदी में 27 तारीख का जो रथ यात्रा था, उसी दिन एक ऐसा घटना हो गया था जिसमें कि ये भाई अपने घर से निकल करके आ रहे थे। हम लोग अभी लोहरदगा जिला का बरही नदी पुल के ठीक सामने यहाँ पर नीचे हैं, और इसी नदी पर ये भाई साहब आए थे और नदी का तेज बहाव होने के कारण ये यहाँ से पार हो रहे थे, और उसी दरमियान बीच पुल पे आकर के इनका गाड़ी अटक जाती है, और उसके बाद इनका मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आए। इसका भी आप पहले वीडियो में आप लोगों को हम दिखाए, लेकिन आज इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनसे मेरी आज बात होगी और पूरी बातों को हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये घटना हुआ था, किस प्रकार से इनका ये अंजाम दिया गया इस घटना को, और कौन से लोग सहायता के लिए आए और ये कहाँ जा रहे थे। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आप चलती सड़क देख रहे हैं, ये भंडरा से निकल करके लोहरदगा जाने वाला ये मुख्य पथ जो है ये NH है, और यहीं पर इनका गाड़ी आकर के फंसा हुआ था। और यहीं से देखिए, आप देख सकते हैं कि जहां पर हम लोग खड़े हैं, रोड से ये मलबा उखड़ उखड़ के आ करके ये यहाँ पर सामने बिखरा पड़ा है। तो आइए हम लोग इस बारे में पूरा चर्चा करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इसमें घटना क्या हुआ था। सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राजप्रकाश हुआ। मैं रांची से लगभग 5 साढ़े 5 बजे के मॉर्निंग में लोहरदगा, वहाँ पर हमारे डेंटिस्ट हैं टी साहू जी, नाना जी लगते हैं, तो मैं उनके पास अपना अपॉइंटमेंट लिया था मॉर्निंग का। इसलिए मैं लगभग 5:30 बजे मॉर्निंग में ही निकल गया बाइक से, और इसी बेड़ो लोहरदगा रूट से जा रहा था। क्योंकि इस पुल में मैं इससे पहले कभी भी इतना मैं पानी नहीं देखा हूँ। मैं अपना स्पीड में, मॉर्निंग का समय था, रोड खाली था, तो 60-70 की स्पीड में अपना रहा था। तो डेली का आना जाना आपको नहीं, मैं रांची में रहता हूँ। लेकिन डेंटिस्ट के पास अपने दांत के अपॉइंटमेंट के लिए टी साहू नाना जी लगते हैं, तो मैं उनके पास अपॉइंटमेंट लिया था, इसलिए मॉर्निंग में जा रहा था। मॉर्निंग में भीड़ भाड़ कम होती है, मैं सोचा जल्दी जाऊंगा और अपना दांत का जो भी चेकअप वगैरह है करा के रिटर्न हो जाऊंगा। और मैं वहाँ पर योगा सिखाता हूँ, तो टाइम से अपना क्लास अटेंड करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर सोचा हुआ काम नहीं होता है, कुछ भाग्य में कुछ और लिखा हुआ था और ही मंजूर था। उस दिन भाग्य को क्या मंजूर था वो तो आप लोगों ने पहले भी वीडियो को देखा कि मेरा कैसा रेस्क्यू किया गया। तो मैं आपको घटना ये बताना चाह रहा था कि मैं मॉर्निंग में निकला 5 साढ़े 5 बजे, और इस पुल के पास लगभग मैं 7 सवा 7 बजे के बाद क्रॉस कर रहा था। दोनों लोग, कुछ लोग रुके हुए थे, वो लोग शायद पानी का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे तो चूंकि यहाँ पर मैं लोकल नहीं हूँ, तो पानी का तेज प्रवाह का अनुमान नहीं था। लगभग 1 फीट या 1.5 फीट पानी था। तो उतना पानी में मैं रांची में लगभग रोज ही गाड़ी घुमाता हूँ वहाँ पर बाइक के माध्यम से। वहाँ पर अक्सर रांची में 1-1.5 फीट पानी में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो पानी और ये पानी, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। वो पानी एक सामान्य शांत पानी होता है, उसमें हमारे बहने की डर नहीं होती है। लेकिन ये चूंकि ये पहाड़ी एरिया है, हमारा झारखंड तो जानते हैं पहाड़ों का जगह है। रात भर बारिश हुई थी, खेत खलिहान का सारा पानी अचानक से नदी में, मैं बाइक में जैसे जा रहा था, बीच में मेरी बाइक बंद हो गई, और तेज प्रवाह के कारण मेरा बाइक फिसलने लगा, आगे नहीं बढ़ने लगा, और मैं बीच सड़क से बहता हुआ किनारे पे जो बनी हुई थी, पिलर बने हुए थे, उस पिलर पे आके टकरा गया, और वहाँ बाइक हमारी फंस गई और मैं गिर चुका था। तो उस क्रम में एक व्यक्ति ने आया था और उन्होंने हमारे बाइक से, ठीक है, हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, अभी जरूर पहुंचेंगे वहां तक। कितना समय था घटना का उस समय, कौन सा टाइम? 7:15 बजा होगा मॉर्निंग का। अच्छा, सुबह का टाइम? जी सर, सुबह का टाइम। तो घटना जब आप देखे कि पानी का बहाव चल रहा है, तो आपने
नहीं सोचा कि जब हम यहाँ पे जाएंगे तो पानी बहा के ले जा सकता है, या आपको अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ पर इतना पानी हो सकता हाँ, है? मैं तो पहले भी बताया कि मैं रांची में 1.5 फीट पानी 2 फीट में डेली बाइक चलाता हूँ, लेकिन वहाँ चलाना और यहाँ चलाना ये आसमान जमीन का अंतर है। तो यहाँ तो, तेज प्रवाह हाँ, था, वहाँ सामान्य पानी रहता है, इसी में मैं कैलकुलेशन नहीं कर सका और हमारे से गलती हो गई। अच्छा, जब बीच में आप फंसे थे तो उसके बाद आप अकेले थे या अगल बगल के कोई लोग भी थे? क्योंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि बहुत लोग थे सामने, तो वो कब की घटना है? मतलब आपके फंसने के बाद आए थे या पहले से लोग यहाँ थे? नहीं, मैं तो नदी के बीच, ब्रिज के ऊपर में बीच में फंसा था, तो उन्हें किनारे पर लोग थे और वो लोग मुझे बोल रहे थे, एक साइड वाले बोल रहे थे कि इधर वापस मत आओ, जिधर लोहरदगा साइड वाले कि इधर दूरी ज्यादा है, पानी ज्यादा दूर तक है, तुम पीछे रिटर्न हो जाओ। लेकिन मैं उस समय बाइक छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं था। मुझे लगा कि मैं बाइक छोड़ूंगा तो बाइक बह जाएगा, क्योंकि मैं कोई बड़े घर से नहीं हूँ और हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि डेली जो भी हम क्लास व्लास लेते हैं उसके इनकम पर हमारा घर चलता है। मैं तुरंत बाइक ले नहीं सकता था और बाइक हमारा बाइक नहीं हो, हमारा हाथ पैर है, और मैं सोचा कि मेरा हाथ पैर बह जाएगा तो मैं कैसे क्लास लूंगा, कैसे घर जाऊंगा। इसलिए मैं बाइक के साथ चिपका रहा, ये जिद में रहा कि वापस जाऊंगा तो बाइक के साथ जाऊंगा, और वही जिद मुझे मेरे जान पे आ बना। तो आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? नहीं, मैं मैरिड हूँ। मेरे एक 4 साल का बेटा है और 1.5 साल की हमारी बेटी, हमारी फैमिली है, मम्मी है, पिताजी है, हम लोग 4 भाई बहन है, 4 भाई 2 बहन भी है। अच्छा, सब ज्वाइंट फैमिली? हम लोग सारे ज्वाइंट फैमिली हैं। तो मतलब उसके बाद जो घटना हुआ, जैसे आप फंसे यहाँ पर, तो उसके बाद आपने क्या देखा कि कौन से लोग आए बचाने के लिए? क्या हुआ उसके बाद? कैसे आप यहाँ से बाहर निकले उसके बाद? उस समय तो देखिए, शुरू में ऐसा हुआ कि मुझे जब मेरा चप्पल बहा, क्रॉक्स बह गया, तो मुझे लगा कि मेरा चप्पल बह रहा है। फिर जब थोड़ा और देर हुआ तो बाइक के ऊपर था, बाइक बह गया, तो अब लगा मेरा बाइक बह गया। लेकिन बाद में मुझे मेरे केवल जान के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय हमारे जीवन और मृत्यु के बीच मात्र 1 मिनट या 2 मिनट का अंतर था। उसी क्रम में मैं जब अपने भगवान को याद करने लगा, सारे धर्म के लोग अपने अपने नाम से पुकारते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई भगवान बोलते हैं, कोई और भी नामों से पुकार सकते हैं। तो मैं तो बोल रहा है, भगवान अब बचाइए, किसी दूत को भेजिए या खुद आइए बचाइए। मैं उस समय जीवन का तो उम्मीद ही त्याग चुका था। लगा जो बारिश हो रहा था, इतना तेज प्रवाह था, लग रहा था कि मैं इस पानी में, बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर तो हमारा बॉडी भी नहीं मिलेगा और बाइक भी लगता है बह जाएगा। और लेकिन जब लास्ट में मेरा गले तक पानी आ गया तो मुझे भगवान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसे में भगवान ने 4 देवदूतों को, भगवान तो स्वयं नहीं आते हैं ना, तो किन्हीं को दूत को भेजते हैं। जी। तो पहला दूत का नाम मैं बता रहा हूँ, सरताज अंसारी जी, उनके छोटे भाई भी उनके साथ आए, फिरोज अंसारी जी, उनके साथ उनके और परम मित्र आए, शकील अहमद जी जो प्रेस रिपोर्टर भी हैं, उनके साथ समाज सेवी आए, आफ्ताब आलम जी, उन्हीं को कॉल गया था कहीं से कि आप आइए और एक बचा हुआ युवक है उन्हें बचाइए। इस चारों के प्रयास से आज आप मुझे देख रहे हैं, जीवित देख रहे हैं। इस चारों का सामूहिक प्रयास रहा और सरताज जी ने तो अपने जिंदगी भी अपने आप को इस मुझे बचाने के लिए अपने जीवन का भी परवाह नहीं किया, अपने मोबाइल का परवाह नहीं किया और रस्सी बांधे भी नहीं सही से और कूद पड़े रस्सी पकड़ के। वो कूदे हुए में अपने कमर में रस्सी बांधे, कमर की जगह में पेट में रस्सी बंधा गया। वो उन्होंने बीच में अपनी गांठ डाली भी नहीं, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान नहीं रखा। वो केवल उनका मन में एक ही था ध्यान कि डूबते हुए को बचाना है। अगर ये डूबता हुआ मैं नहीं बचा पाऊं तो अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। और उस बचाने के क्रम में उनका मोबाइल भी पानी में डूब गया, बह गया। उनका पेट भी काफी दब गया था रस्सी से, क्योंकि उन्होंने रस्सी सावधानी से नहीं बांधा था। हड़बड़ में जैसे तैसे मुझे बचाने के क्रम में पानी में छलांग लगा दी। मुझे पकड़ के 2 बार वो पानी में बहे, अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने फैमिली की, अपने परिवार की परवाह किए बिना वे मुझे 2 बार पानी में बहते बहते बचाए। मेरे में तो ये साहस ही नहीं, ताकत ही नहीं बचा था, क्योंकि मैं आधा घंटा पानी में संघर्ष करते करते थक गया था। उन्होंने पकड़ के मुझे खींच के किनारे पे लेके गया। कितना समय तक पानी? मैं लगभग 20 से 25 मिनट पानी पे रहा हूँगा। जिस समय बिल्कुल ठंडा हो गया था, मेरी स्टेमिना खत्म हो गई थी और मैं एकदम कमजोर सा बहने की स्थिति में था। मैं लगता है कि अब प्लास्टिक जैसा हो गया था कि अब बह जाऊंगा, अब तब बह जाऊंगा। मेरा वेट भी लगा कि अब कम हल्का हो गया है। मैं लगता है कि ये जब पकड़े होंगे सरताज जी तो मैं उस समय पानी में बह ही रहा होगा और ये पकड़ के खींच के ले गए। अच्छा, तो वापस जिस समय आप फंसे थे तो अभी एहसास हो रहा था क्या कि अभी हम इस चीज से निकल भी पाएंगे? उम्मीद था, क्योंकि उम्मीद एक आखिरी किरण होती है। जैसे आपका वो समय था, इतना भयावह समय था कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि आप यहाँ से निकल भी पाइएगा। लेकिन जब आप निकले वहां से, तब आप किस तरह से रियलाइज कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे आप वहाँ? मैं तो बचने का उम्मीद छोड़ दिया था, क्योंकि दोनों किनारों पर लगभग 150 से 200 व्यक्ति थे। एक किनारे पर 150 और एक किनारे पर कम से कम 70-80 व्यक्ति जरूर रहे होंगे।
चूंकि उस समय मैं मृत्यु के निकट था तो उतना सही तो काउंटिंग नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इतना तो बैठा हुआ अभी भी कि 150-200 व्यक्ति रहे होंगे, कुछ रील बना रहे होंगे, कुछ छाते पे बच रहे होंगे, कुछ पाव भींग जाएगा बोल के नजदीक नहीं आ रहे थे। एक व्यक्ति था जो बाएं तरफ से हमारे रस्सी फेंकने का कोशिश कर रहा था, और शायद हो सकता है कि उन्होंने कहीं कॉल करके ये घटना की जानकारी दी होगी और ये देवदूत लोग आए होंगे। मुझे तो बस ये लोग बचाए, मुझे ये घटना याद है। और मैं जब बच गया तो मेरे को लगा कि जैसे मैं मृत्यु के मुंह से अंदर जाके वापस आया हूँ, और इसमें सरताज जी का बहुत अहम रोल है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि 4 इसमें थे, सरताज अंसारी जी, उनके छोटे भाई फिरोज अंसारी जी, समाज सेवी आफ्ताब आलम जी, और एक हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं शकील अहमद। उन लोग से बात फिर हुआ बाद में? उनसे मैं अब हमेशा, चूंकि मेरा जीवन तो अब उन्हीं का दिया हुआ है, तो बातचीत होते रहती है। जी। तो जब आप घर, उसके बाद आप यहाँ से निकल कर वापस घर लौटे या फिर लोहरदगा चले? नहीं, यहाँ से ये घटना की जानकारी घर में मेरे भाइयों को पता चली तो उन्होंने एक चचेरे भाई को भेजा और उन्होंने आग से बाइक से मुझे रिसीव करके ले गया। मैं फिर डेंटिस्ट के पास गया अपना, चूंकि मेरा उनका मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट था, तो मैं फिर उनसे मिला, दांतों का ट्रीटमेंट चला और कुछ बहुत छोटे भी लगी थी, उनका ट्रीटमेंट उन्होंने नाना जी ने, टी साहू जी ने मेरे किया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। घर जब आप पहुंचे, इस घटनाक्रम से होकर के जब आप घर पहुंचे, तो आपकी जो परिवार वाले थे, आपकी जो धर्मपत्नी है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही आपके प्रति? उन्होंने बचाने वाले को भगवान के रूप में बहुत बहुत थैंक यू बोला है, और उनके फैमिली की शुभकामनाएं के लिए बोले हैं। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे जैसे उन्होंने आपको बचाया, उनके फैमिली को भी भगवान लंबी आयु दे और वे बड़े आदमी बने और हमेशा आप लोगों की मित्रता बनी रहे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सामने आकर के आप टाइम दिए। और आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरामैन आप दिखा देंगे यहाँ पर कितना खौफनाक नज़ारा यहाँ पर है। इतना खौफनाक नज़ारा है ये, जहाँ पर आप देख रहे हैं। शायद अगर आप अभी यहाँ पर हम खड़े हैं, उस दिन हम यहाँ पर खड़े होते तो शायद खड़ा भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमसे ऊपर ऊपर तो पानी बह रहा था। चारों तरफ से इलाका आप देख रहे हैं कि इधर खेती होती है, धान की खेती, और ये बहुत नीचे है। और इस प्रकार से पुल बना हुआ है, इससे शिकायत भी है, क्योंकि इतना नीचे अगर पुल बना होगा तो फिर से अगर जोरदार अगर मूसलाधार बारिश होती है तो ये फिर से उफान पे आएगा। और कहीं ना कहीं एक जिंदगी तो बची है इनका, लेकिन अगला जिंदगी शायद बचे ना बचे, ये कहने वाली बात होगी। और ये मतलब एक ऐसा समय आएगा किसी के सामने जो कि उनका जान जा भी सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारों चीजों पर कदम उठाना चाहिए सरकार को, और देखना चाहिए यहाँ पर आकर के कि किस प्रकार से यहाँ के पुल का जो हाइट है उनका उठना चाहिए। क्या कभी लगता है कि जो सरकारी विभाग है उनका भी कुछ कमी है इसमें, जिससे आप हादसा का शिकार हुए हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि हमारे एक बड़े भैया है, वो रांची रिंग रोड बना है तो उसमें क्वालिटी चेक करते थे, इंजीनियर है, तो उनका कहना है कि कभी भी पुल ज्यादा डाउन पे नहीं बनना चाहिए। इंजीनियर लोगों को करेक्ट मेजरमेंट करके हाइट पे बनाना चाहिए। ये लगता है ब्रिटिश समय का बना हुआ है। हमारा देश आजाद हुए 75 साल 70-75 साल अमृत महोत्सव बना रहा है, लेकिन गांव देहात पे एक पुल नहीं बना पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की, इंजीनियरों की, सबकी इसमें सहभागिता है कि गांव वाले बार बार बह रहे हैं, हमारे जैसा व्यक्ति बह रहा है, अनजान व्यक्ति। क्योंकि हम इसकी घटना, यहाँ पानी का मुझे फ्लो का नॉलेज नहीं था। ये तो एक पुल है, हो सकता है ऐसा बहुत पुल होगा हमारे झारखंड में, बहुत सारे लोग बह रहे होंगे। मैं प्रशासन से, देश से, यहाँ के सीएम से, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, इंजीनियरों से, ठेकेदारों से कहना चाहूंगा, बिल्डरों से, जो भी इससे विभाग में जो संबंधित लोग हैं, डीसी जी हैं, जो भी हैं, कि रोड के जितने भी पुल, जो पुलिया नीचे बह रहा है, उनका करेक्ट मेजरमेंट करा के हाइट पे बनवाया जाए, ताकि लोगों का जीवन इस तरह सरताज जी को अपने जान की बाजी लगा के बचाना आना न पड़े, लोग सहज ही अपना जीवन यापन आराम से मानसून के सीजन में कर सके। नहीं तो बार बार जी सरताज आलम जी जैसे कितने लोग कहाँ तक जाएंगे बचाने? कहीं एक जगह बचा सकते हैं, सैकड़ों जगह ऐसी घटनाएं हो रही है। सभी जगह तो सरताज जी, फिरोज अंसारी जी, आफ्ताब आलम जी, ये लोग नहीं शकील अहमद जी तो बचाने नहीं जा पाएंगे ना। एक डेढ़ दो कितने जगह जाएंगे? एक ही जगह ना जाके बचा पाएंगे। तो प्रशासन को इसमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है और सारे पुल पुलियों का निरीक्षण कर हाइट बढ़ाने की आवश्यकता है, अच्छे से ब्रिज बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जिंदगी ऐसे स्वस्थ रहे, आप इस तरह से हमारे सामने आए। आपने उम्मीद नहीं किया था कि आप सामने आ भी सके, और आपको नई जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार जो भी हैं, आपके मम्मी पापा आपको दोबारा देख पाए, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको दोबारा देख पाए, क्योंकि किसी के अगर सर से परिवार का साया छीनता है तो वो एक बहुत डिफिकल्ट मामला होता है। कि आपका एक नया जीवन हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जीवन ऐसे खुशहाल में जिए। और फिर से एक बार हमारे चैनल में आपको आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन, डीसी महोदय,
या सीएम जी को या प्रधानमंत्री जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपने जान पे बाजी लगाकर मुझे बचाया है। मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, बहुत अमीर नहीं हूँ, मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम्हारी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, प्राइवेट क्लास लेता हूँ। मैं तो इनका जीवन का बचाने के मोल में कुछ नहीं दे पाया। यदि शासन प्रशासन कुछ हो सके तो ये चारों व्यक्तियों को, मुख्यतः सरताज जी को, फिरोज अंसारी जी को, आफ्ताब आलम जी को, शकील अहमद जी को कुछ अपने फंड से इन लोगों को सम्मानित करें, ताकि आने वाले कुछ कभी और भी घटनाएं हो तो लोग बढ़ चढ़कर पुरस्कार पाने की कम से कम उत्सुकता में जान बचाने का प्रयास करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऐसी करती है, पहल करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं इसके लिए आभारी रहूंगा गवर्नमेंट का। इनको 15 अगस्त पर अगर हो सके तो सम्मानित किया जाए, कुछ पुरस्कार दिया जाए। कुछ इनका मोबाइल पानी में भीग के बह गया, हो सके तो गवर्नमेंट इनको अगर एक मोबाइल दे देती मेरे नाम पे तो बहुत अच्छा होता है, एक मेरे जीवन के नाम पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका भी कहना है कि ऐसे लोगों पर जरूर कोई ना कोई सम्मानित करना चाहिए, और सम्मानित करने से इनका यही विचार सामने यही समझ में आ रहा है कि ऐसे अगर सम्मानित करते हैं किसी भी व्यक्ति को तो वो और भी अच्छा से अच्छा काम को अंजाम दे सकते हैं। तो ये खास बातचीत आप लोगों को हमने रखा, इनके सामने आप लोगों को हमने सुनाया। चलिए, किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।